सोचिए अगर आपको हल्का सा इन्फेक्शन हो, दवा काम ही ना करे तो क्या होगा। WHO की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अस्पतालों में भर्ती हर 6 में से 1 मरीज पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही हैं। इसकी वजह बैक्टीरिया में बढ़ती एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और इसे ही सुपरबग संकट कहा जाता है, जहां मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो कैसे बचे इस रिस्क से? क्यों ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है? किसकी गलती है? हमारी ही गलती है या किसी और की गलती है? आज विस्तार से इस पर चर्चा होगी। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। एंटीबायोटिक को कभी इन्फेक्शन का सबसे बड़ा इलाज माना जाता था, लेकिन अब कई जगहों पर यही एंटीबायोटिक एंटी हो गई है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में लैब से कंफर्म हुए हर 6 बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से 1 पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। ये आंकड़े WHO के ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम यानी ग्लैस से आए हैं। 104 देशों के डेटा का एनालिसिस बताता है कि 2018 से 2023 के बीच मॉनिटर किए गए 40% एंटीबायोटिक्स पर रेजिस्टेंस हर साल 5 से 15% तक बढ़ा है। यानी इलाज की पहली लाइन अब फेल हो रही है और डॉक्टर्स को मजबूरी में महंगे और मुश्किल से मिलने वाले लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ICMR के रिपोर्ट्स भी बार बार चेतावनी देती रही हैं कि 2023 से ICU में ई कोलाई इन्फेक्शन ने सेफोटैक्सिम, सेफ्टाजिडीम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी दवाओं पर बेहद खराब रिस्पांस दिखाया। ICMR के मुताबिक भारत, चीन और पाकिस्तान में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। हालांकि ये डेटा ज्यादातर टर्शियरी हॉस्पिटल से आते हैं, जहां सबसे गंभीर मरीज जाते हैं। ये पूरे देश या कम्युनिटी की तस्वीर नहीं दिखाता। WHO की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में रेजिस्टेंस रेट 33% तक है, जबकि यूरोप में ये सिर्फ 10% है। जहां हेल्थ सिस्टम कमजोर है, वहां ये समस्या और ज्यादा है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा पाए गए बैक्टीरिया हैं ई कोलाई और निमोनिया। ये इन्फेक्शन सेप्सिस, ऑर्गन फेल्योर और मौत का कारण तक बन सकते हैं। लेकिन अब 40% से ज्यादा ई कोलाई और 55% से ज्यादा निमोनिया तीसरी पीढ़ी के सेफालोस्पोरेंस पर रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अफ्रीका में ये रेजिस्टेंस 70% से भी ज्यादा है। WHO का कहना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो इलाज के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे और लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी, खासकर उन देशों में जहां इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल कमजोर है और सही इलाज तक पहुंच मुश्किल है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR दुनिया के टॉप 10 हेल्थ थ्रेट्स में शामिल है। सुपरबग्स 2050 तक करीब 4 करोड़ लोगों की जान ले सकते हैं। 1999 से 2019 तक हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें AMR इन्फेक्शन से हुई। सिर्फ भारत में 2019 में 3 लाख से ज्यादा मौतें AMR इन्फेक्शन से हुई। सबसे आम ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ई कोलाई, क्लेबसिएला न्यूमोनिया, एसिनेटोबैक्टर बाउमनी, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस है। तो साफ है, एंटीबायोटिक का गलत और ज्यादा इस्तेमाल हमें एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जहां आम इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो जाएगा। WHO और ICMR दोनों कह रहे हैं कि अब वक्त है सावधान होने का, वरना ये सुपरबग्स हमारी सेहत के लिए सुपर खतरा बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय राय का। प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी, सीनियर फिजिशियन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चटर्जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर राय, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ये
रीसेंट स्टडी है डब्ल्यूएचओ की और रीसेंट वार्निंग भी है कि 2023 में वर्ल्ड वाइड लेबॉर्ट्रीज में जो कंफर्म बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पाए गए, हर 6 में एक ट्रीटमेंट के प्रति रेजिस्टेंट पाए गए। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? और अगर छोटा मोटा इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं, उन पे भी असर नहीं कर पा रही हैं एंटीबायोटिक्स, तो फिर संकट कितना गंभीर है सर? हम देखिए, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस, उसमें एंटीबायोटिक भी आता है जी। कोई नई ये नहीं है। और ये जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो एक WHO का जो है ग्लोबल इसका जो एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम है, जिसको ग्लास नाम से कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट है ये कोई अलग से स्टडी नहीं है। उसमें मोर देन 100 कंट्रीज जो है उसके सदस्य हैं। ठीक है, अगर रिपोर्ट आप देखें तो उसमें करीब 50 के आसपास ही कंट्री रिपोर्ट करते हैं, बट ये पूरी दुनिया का इन्होंने ये बताया है। आपने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सबसे जो है बुरी स्थिति है हमारी, हम उस रीजन में आते हैं। हमारे तो यहाँ तो 1 in every 3 मतलब ऑलमोस्ट 33% के आसपास जो है ये प्रॉब्लम है कि हर तीसरे में एक को ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है धीरे धीरे। और इसका सिर्फ एक ही यह है, ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबायल। चाहे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं, एंटी फंगल यूज फंगस के लिए यूज कर रहे हैं, या एंटीवायरल यूज कर रहे हैं। कुछ डिजीज में तो रियली बहुत ही बड़ी समस्या, क्योंकि बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। जो आप 10 की बात कर रहे थे उनमें से एक HIV भी है। HIV ड्रग के जो है आज के डेट में हम HIV को जस्ट लाइक ए क्रॉनिक डिजीज ट्रीट करते हैं कि HIV का ड्रग लेते रहो पूरी लाइफ करे, लेकिन उसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एक बार रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और इसका जो है शायद गलत यूज के कारण से हो रहा है। प्री प्रोफाइलेक्टिक यूज हम अननेसेसरली करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इफेक्टिव जो है बैरियर मेथड कंट्रोल है, और उनमें ज्यादा पाया गया है जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक यूज करते हैं कि पहले जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है, पहले दवा खा लेते हैं और फिर रिस्क लेते हैं। तो ये सब देखा जाए तो एक तरीके से मिसयूज होता है। कभी इमरजेंसी में कोई ले ले वो अलग बात है, बट इसका रेगुलर सेवन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सी में और जब वो एक बार रेजिस्टेंस हो जाता है तो जो न्यू इन्फेक्शन होता है वह हो सकता है, जो नए लोगों को हो रहा है वह एक्वायर्ड हो सकता है इसके थ्रू, या जब हम कम ड्रग ले रहे हैं, जैसे HIV की मैं एंटीवायरल की बात करता है, एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी जो देते हैं, या कंप्लायंस पुअर हो जाता है, कभी खाते हैं नहीं खाते हैं, सिम्टम्स इंप्रूव हो गए। TB में भी होता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हमारे पास अच्छे हैं, बट उसका जो है जब ठीक से यूज नहीं होता है, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाता है, कंप्लायंस अगर पुअर रहता है तो डेवलप हो जाता है। तो या तो उसके अंदर डेवलप होता है जब वो दूसरों को इन्फेक्ट कर। एब्सोल्युटली सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। और वाकई में ये आप मतलब 6th जो पर्सन है वो आप ग्लोबल का नंबर लीजिए, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि साउथ ईस्ट एशिया में 1 in 3 इन्फेक्शन रेजिस्टेंट है, और अफ्रीकन रीजन में 1 in 5। तो हमारी हालत अफ्रीका से भी बुरी है, ग्लोबली से भी बुरी है, जस्ट आधा है हमारा। अच्छा, इसमें भी अभी आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो भारत में जो समस्या हैं वो ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि 2019 में ही AMR से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड लगभग 3 लाख डेथ्स हैं, और एसोसिएटेड अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से डेथ एस्टिमेट्स हैं ये। तो हमारे यहाँ भी ये संकट बहुत बड़ा है। मैं क्विकली सर के पास जाऊंगा। डॉक्टर भंसाली सर, कितना बड़ा ये समस्या है सर, और इसके पीछे कारण क्या है? मतलब ये हॉस्पिटल के अंदर जो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये उससे बड़ी समस्या है, या जो आम जनमानस में ओवर द काउंटर जाकर और खुद से ही एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं, ये उसकी समस्या है? बड़ी वजह क्या है सर? जी दीपक जी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं, हम लोग से मतलब है जो टर्शरी केयर सेंटर पे काम करने वाले, जैसे मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमारे पास जब तक पेशेंट पहुँचता है तब तक वो GP के पास जाता है, वहाँ पे एंटीबायोटिक ले लेता है। अगर हल्का सा भी गला खराब हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हुआ तो वो वहाँ पे एंटीबायोटिक ले लेता है, या उसके बाद में उसके
आसपास के हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ जाके एंटीबायोटिक ले लेता है। फिर लास्ट में जब कंडीशन ख़राब होने लग जाती है, जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड अप हो जाता है, जब बैक्टीरियल निमोनाइटिस हो गया या कोई और तरह का इन्फेक्शन जिसमें ई कोलाई हो, एसिडोबैक्टर, सुडोमोनास बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, जो भी चाहे डायबिटिक फूड का हो, किसी भी तरह का हो, तो जब हमारे पास पहुंचता है तब तक वो ऑलरेडी इतनी एंटीबायोटिक खा चुका होता है कि हम जब एंटीबायोटिक जब कल्चर भेजते हैं पेशेंट का, चाहे वो स्पुटम कल्चर है, चाहे वो वुंड कल्चर है, चाहे वो ब्लड कल्चर है, चाहे यूरिन कल्चर है, उसमें सेंसिटिविटी में जब देखते हैं हम लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि मैक्सिमम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिलती है। जो एंटीबायोटिक आज के 2 साल पहले जैसे सेफाप्राजोन सल्बेक्टम में, मेरूपेना में बड़ी अच्छी सेंसिटिव होती थी इस बैक्टीरिया को, आज की डेट में एक्सेप्ट कोलिस्टीन या 1-2 ड्रग जो और है, उसके अलावा बाकी सारी ड्रग्स अधिकतर लिवोफ्लॉक्स, ऑगमेंटिन, इनको तो आप भूल जाइए, ये तो सब बहुत ही सब में रेजिस्टेंट ही मिलती है। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमको आता है, और कोलिस्टीन जैसी एंटीबायोटिक हम दे नहीं सकते, पेशेंट रीनल फेलियर में जाने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। सो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कई बार, और इसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो वो हमको मिलता है ओवर यूज या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द एंटीबायोटिक। दूसरा, ओवर द काउंटर आजकल एंटीबायोटिक इतनी आसानी से मिल जाती है। तीसरा, आजकल सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आ गए हैं कि कोई बोलता है डॉक्सी ले लो, कोई बोलता है एजी ले लो, कोई क्या बोलता है, अपनी अपनी मर्जी से पेशेंट जाता है बाहर मेडिकल शॉप वाले से बात करता है, उनको मालूम है कि हॉस्पिटल में जाएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे तो एजिथ्रोमाइसिन लिखेंगे या डॉक्सी लिखेंगे, तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। पेशेंट एंटीबायोटिक ले लेता है, लेने के बाद 2-3 दिन बाद में उसको अच्छा लगने लगता है, तो वो कोर्स जो पूरा करना चाहिए 5 डेज या 7 डेज जो डॉक्टर जितना लिखता है, कोर्स भी पूरा नहीं कर पाता, आधा अधूरा कोर्स करता है, इनअप्रोप्रिएट लेता, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से हम जो टर्शरी केयर में काम करने वाले डॉक्टर हैं, एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि पेशेंट्स की तरफ से सेल्फ मेडिकेशन नंबर 1, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने बोली, इनकम्प्लीट कोर्स। एंटीबैक्टीरियल शुरू करेंगे, उसके बाद कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे, तो ये दोनों बड़े कारण हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी समस्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? डॉक्टर चटर्जी, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमन, इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, एंड इनकम्प्लीट कोर्स नंबर 1, लेकिन ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स, ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय रहा है एएमआर के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो रेगुलेशन है वो इतने पुअर है कि कुछ आप कर नहीं सकते हैं। तो ये इंडिया में खास तौर से जो एएमआर स्प्रेड है, उनके की फैक्टर्स पर आपका एनालिसिस सर। डॉक्टर चैटर्जी। ऑलराइट, मुझे लगता है कि कुछ संपर्क में इशू आ रहा है। डॉक्टर राय के पास मैं चलूंगा। डॉक्टर राय, क्या ये जो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स ऑल्सो, इसको भी क्या हम मद्देनजर रखें कि इस पर भी रेगुलेशंस होने चाहिए, या हमको थोड़े और तब्दीलियां लानी पड़ेंगी अपने कानूनों में सर? शायद एनिमल में जो यूज हो रहा है वो मिसयूज जो है एंड ओवर यूज ह्यूमन से ज्यादा हो रहा है। मैं ह्यूमन पे आने के पहले एनिमल का ये फैक्ट बता दूं, एनिमल में उतनी एविडेंस जनरेट नहीं है, लेकिन सारी एंटीबायोटिक, सारे एनाल्जेसिक जो ह्यूमन में यूज होता है, सेम वही जो है एनिमल में यूज हो रहा है। और ये डॉक्यूमेंटेड है, कई रिसर्च पब्लिकेशंस आ चुके हैं कि एनिमल के में ओवर यूज के कारण से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के जो है बैक्टीरिया जो है वहां भी ये करते हैं। नहीं भी है, हमारे उनका कल्चर हम नहीं कराते, एक से दूसरा एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं। तो एक तो ये कारण होता है। जो ये आपने रीजन पूछा था, एक हम लोगों ने स्टडी की थी, इसकी ऑडिट की थी। हमें ये था कि ठीक है, टर्सरी केयर हॉस्पिटल में यूजुअली जो है सीरियस केसेस आते हैं तो वहाँ एंटीबायोटिक यूज ज्यादा होगा, और ये है कि हर जगह से रिफर होके आ रहे हैं तो होगा। जो हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की थी एक रिसर्च स्टडी के अंदर, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे टर्सरी लेवल से ज्यादा था। प्राइवेट फैसिलिटी में और सिर्फ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया था, अनक्वालिफाइड को नहीं किया था। क्वालिफाइड में बीएमएस भी आ जाते हैं एज पर डेफिनेशन, जो आयुर्वेद भी हैं, तो सबको ही हमने इंक्लूड किया था। और उसमें हमने पाया अननेसेसरली मोर देन 75% सिंपल यूआरआई। हमें पता है
सर्दी जुकाम हुआ है, वायरल है, मोस्ट लाइकली वायरल का सीजन है, सबको पता है, बट उनमें भी 75% प्रिस्क्रिप्शन में यूज होना, हमें पता है एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता इन वायरल इन्फेक्शन में, या इन्फ्लुएंजा हो गया उसमें रोल नहीं होता, बाद में अगर कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो होता है। इस तरीके से मिसयूज जो है हर कोई जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो दवा बेच रहे हैं वहां पे वह कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं इसकी। और ये जो रिपोर्ट है कि 1 in 3, इसी कारण से जो सबसे ज्यादा जो है, और उसमें देखिए हिंदुस्तान का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, बांग्लादेश का नाम है, इन 3 कंट्री का जो है 1 in 3 है। तो ये जो है ये दर्शाता है कि हम किस लेवल का ये कर रहे हैं। हो सकता है ग्रीड हो रीजन, एब्सोल्युटली कई रीजन इसके हो सकते हैं किसी भी लेवल पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे साथ डॉक्टर चटर्जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चटर्जी, बार बार डॉक्टर्स ये बोलते हैं और हम जब भी एएमआर पर चर्चा करते हैं तो बार बार कहते हैं कि भाई वायरल वगैरह हो गया है तो एंटीबायोटिक देना समझदारी नहीं लगता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए है। बट हम देखते हैं कि किसी को वायरल हुआ, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन भी एंटीबायोटिक्स का आता है या ओवर द काउंटर जाकर भी लोग एंटीबायोटिक्स ही लेते हैं। तो ये जब वायरल का एंटीबायोटिक से कोई संबंध ही नहीं है तो ये घालमेल सर भारत में तो इतना ज्यादा प्रचलित है कि वायरल हो गया एंटीबायोटिक्स खा लीजिए, कोई इसका कॉम्बिनेशन है सर क्या? देखिए असली में क्या हो रहा है कि जैसे बोला कि ओवर द काउंटर जैसे दवाइयां मिल रही हैं, हाँ। तो लोग जाते हैं ओवर द काउंटर अपनी दवाई लेते हैं एंड उससे आराम मिल जाता है। वैसे वायरल बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है 3 से 5 दिन में, पर मरीज को जब एक बार लगता है कि हमने ये एंटीबायोटिक लिया, गले में दर्द हुआ, नजला जुकाम हुआ, हमने ये एंटीबायोटिक लिया और उससे मेरे को आराम मिल गया, तो उनको ये लगता है कि ये दवाई बड़ी इफेक्टिव है, जल्दी आराम दिलाती है। ये नहीं रियलाइज करते हैं कि वायरल वैसे भी अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और वो ठीक हो जाता है। वंस यू हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वो लोग इसको ओवर द काउंटर इस दवाई को खाने लगते हैं और वैसे ही ये मिसयूज होता है। दूसरा जो होता है, मोस्टली जो ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं वो क्या करते हैं कि 1 या 2 दिन दवाई लेते हैं, उसके बाद उस दवाई को छोड़ देते हैं, कोर्स कंप्लीट होता नहीं है, तो और भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब आप इस एंटीबायोटिक को किसी रियल बीमारी में इस्तेमाल करते हो तो वो एक्ट ही नहीं करता क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया है। तीसरा जो होता है कि डॉक्टर्स को भी कई बार जो टेलीफोनिक लोग बातें करते हैं या आते हैं, तो इवन डॉक्टर्स टू सम एक्सटेंट कैन एंड आर प्रेस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स मोर देन यूजुअल। तो यहाँ थोड़ा सा हमें सतर्क सभी लोगों को रहना पड़ेगा, आम आदमी को रहना पड़ेगा, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या हमारे जो फार्मेसी वाले लोग हैं वो भी दे एक्ट एज डॉक्टर्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड दे गिव अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जब हो रहा है इसी सब कारण से ओवर यूज, मिस यूज, अंडर मतलब ड्यूरेशन पूरा नहीं लेना, इन सब से ये रेजिस्टेंस दिन के दिन देखा जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एब्सोल्युटली, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में अब अलार्मिंग स्थिति आ चुकी है। 2050 तक तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मिलियंस ऑफ डेथ सिर्फ एएमआर से होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने भी कही कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स का उपयोग उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना आपको लगता है, और इसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ी है। एनिमल पे हमने हल्का सा छुआ, एनिमल्स में मिसयूज़। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अगर एनिमल्स में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है तो इससे हमें क्या खतरा। जो लोग फूड चेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको तो समझ में आता है, लेकिन क्या जो वेजिटेरियंस हैं, देखिए खतरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके लिए हैं। कैसे हैं इस पर भी बातचीत करेंगे और क्यों इस पर रेगुलेशंस आने चाहिए, इस पर भी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखिए एंटीबायोटिक्स, अगर आप इसका इजाद देखेंगे, डॉक्टर भंसाली के पास में जा रहा हूं, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन बनाया एंटीबायोटिक, उस समय छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी लोग मर जाते थे क्योंकि उनके पास एंटीबायोटिक नहीं होती थी। आज की स्थिति ये आने वाली है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के से एंटीबायोटिक्स असर करना बंद कर रहे हैं और फिर से वही स्थिति आ जाएगी कि छोटे मोटे इन्फेक्शन से जो है जान पर स्थिति आ जाएगी। तो लगभग 100 साल में हमने क्या पाया, ओवर यूज करके हमने पूरे एंटीबायोटिक्स जो कि
इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, उसको हमने नील कर दिया। ये इतना बड़ा इशू बन चुका है, तो आप इस बात को समझिए डॉट कनेक्ट करके। डॉक्टर भंसाली सर, अब काम कैसे हो सर इसमें? अब WHO रिपोर्ट जारी करता है, ICMR भी करेगा, 2-4 एडवाइजरी आ जाएंगी, हम जैसे जिम्मेदार चैनल 1-2 उस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर देंगे, बट जब तक रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे सर, बात कैसे बनेगी? जी जी दीपक जी, डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें सोशल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और ये है भी सोशल अवेयरनेस जो है, मेट्रो सिटी या टायर 2 टाइप की सिटी है, वहाँ पे अभी भी सोशल अवेयरनेस है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो खुद आगे से बोलते हैं डॉक्टर आई डोंट वांट एंटीबायोटिक, मुझे एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। पेशेंट खुद आगे से बोलता है, ऑल्दो वही पेशेंट जाकर के ओवर द काउंटर या GP से एंटीबायोटिक ले लेता है। और छोटी जगह में तो इतना ज़्यादा मिसयूज है, पेशेंट खुद आगे से कई बार मांगता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल भी जाती है, या कई बार डॉक्टर भी लिख देता है। कई बार पेशेंट डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में भी एंटीबायोटिक लिख देता है, ओवर द काउंटर ले लेता है। कई बार गवर्नमेंट की काफ़ी, इस बात में मैं बहुत ही ज़ोर से बोल रहा हूँ दीपक जी, और स्ट्रेस देना चाहता हूँ, काफ़ी अपन हमारी कंट्री में काफ़ी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की स्कीम चलती है जहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जाती है, और उस फ्री मेडिसिन में पेशेंट डॉक्टर पे चिल्ला करके ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक लिखवाते हैं, कफ सिरप ज़बरदस्ती लिखवाते हैं, और वो नुकसान में जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हो रहा है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कि पेशेंट खुद आगे से आकर के मांगता कि नहीं लिख के दो, झगड़ा करने लगता है कि हमें ये दवाई लिख के दो। उसका यूज कितना करता है, मिसयूज कितना होता है, वो भगवान जानता है उसके बारे में। सो इसके बारे में एक तो FDA गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से स्ट्रिक्टली पॉलिसी बननी चाहिए, प्लस रेगुलेशंस होना चाहिए कि ओवर द काउंटर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मिले। हॉस्पिटल के अंदर भी ऑलरेडी हमारे कुछ हॉस्पिटल में, जैसे हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक की पॉलिसी है, एथिक्स कमेटी बैठती है, मीटिंग होती है उनकी रेगुलरली, प्लस पेशेंट के ऑडिटिंग भी होती है कि कहाँ पे एंटीबायोटिक दिया, कहाँ पे नहीं दिया, वो सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरे सेक्टर के हॉस्पिटल भी जो है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हॉस्पिटल लेवल पे एक रेगुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए। एंटीबायोटिक किसको देना है, किसको नहीं देना, उसकी पॉलिसी बननी चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे भी स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी बॉडी को काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर राय, हम विदेशों में जाते हैं सर, वहाँ पर हम सर्दी खांसी जुकाम के लिए एंटीबैक्टीरियल लेने के लिए जाते हैं। आपकी स्थिति जो भी है, जब तक डॉक्टर से लिखवा के आप नहीं लाए, विदेशों में नहीं दिया जाता। भारत में सर इतना सा कि आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक दवाएं नहीं दे सकते। कुछ हॉस्पिटल जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, बट इन जनरल केमिस्ट की शॉप से कब बंद होगा सर? जब हम सब जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट जानती है कि एक पब्लिक लाइफ थ्रेट बन चुका है। इतना रेगुलेशन लाने में दिक्कत क्या है? ये फार्मा लॉबी है सर, इच्छा शक्ति की कमी है, क्या है सर ये? ये इसमें इच्छा शक्ति की कमी कही जाएगी। रेगुलेशन है, ऐसा नहीं कि ये ओवर द काउंटर, ऐसा नहीं है कि मिलने के लिए। ओवर द काउंटर के लिए कुछ ही ड्रग्स जो लिस्टेड है, ये है कि प्रिस्क्रिप्शन पे मिलना चाहिए, बट वो प्रिस्क्रिप्शन, वो जो कंट्री में शायद हम उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। देखिए तो सिर्फ नारकोटिक्स ड्रग, क्योंकि उसकी जो है बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनी होती है, इनकी स्क्रूटनी नहीं होती। इतने मोर देन 50,000 ब्रांड नेम है हमारे कंट्री में। हर गली में जो है कोई एक शॉप ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल देता है, जेनरिक लेता है, वो बनाना शुरू कर देता है। तो इतना बड़ा एक बिजनेस का ये है कि उसको स्क्रूटनी करना मुश्किल हो जाता है। उस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। रोज जो है 2 नई फार्मा लॉबी जो है, मतलब फार्मा कंपनी ड्रग बनाने की खुल जाती हैं। वह फिर जो लोकल ये कमीशन, सब बहुत से फैक्टर्स है ये फोरम को डिस्कस करने के लिए। बट इंप्लीमेंट कायदे से होना चाहिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक आपको नहीं मिलेगा। अल्टीमेट गोल, अगर एब्सोल्युटली सर, मिलता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, एक्शन हो। एब्सोल्युटली सर, और ये देर सबेर हो जाना चाहिए, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। बहुत क्विकली डॉक्टर चटर्जी, ये जो लाइव स्टॉक पे हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल्स पे कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ह्यूमन पर कैसे आता है सर? क्विकली इफ यू कैन एक्सप्लेन सर। जब भी लाइव स्टॉक पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है एंड जिसको कि उसको हम लोग ठीक से रेगुलेटेड वे में उसको नहीं करते हैं, तो जब भी उसके कांटेक्ट में लोग आएंगे, खाएंगे, जो भी करेंगे, उससे रेजिस्टेंस हर एक आदमी में बढ़ेगा ही। सो एट ऑल स्टेजेस,
सब जगह, जैसे दूसरे डॉक्टर्स भी हम सब बोल रहे हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि हर एक स्टेज में एंटीबायोटिक का जो यूज है हैज टू बी रेगुलेटेड, इंक्लूडिंग एनीवेयर जहां भी उसका यूज होगा उसको रेगुलेट करके यूज करें। गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, अदरवाइज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली बात आ रही है, एज एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, एंटी ट्यूबरकुलर, ये चीज बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। अभी ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, आगे ये अमंग द टॉप कॉजेज ऑफ डेथ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एकदम बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इन दवाई का यूज होना ही नहीं चाहिए। बड़े हॉस्पिटल जैसे कि उन्होंने बोला कि बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे हम लोगों का हॉस्पिटल है, वहां जरूर पूरी कमिटी बैठती है, रेगुलेशन होता है कि आप यही एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इवन सीनियर पीपल आर पुल्ड अप फॉर दिस। तो ऐसा ही रेगुलेशन गवर्नमेंट को एट ऑल लेवल्स लाना पड़ेगा। बिल्कुल, सारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, बॉम्बे हॉस्पिटल, दूसरे भी। डॉक्टर राय कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ऐड करना चाहता हूं कि ह्यूमन में तो कम से कम सिक लोगों को दिया जाता है। जो रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की, अगर आप रिपोर्ट देखें जो एनिमल सेक्टर में यूज होता है, मोर देन 80% हेल्दी एनिमल में यूज होता है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। यह सबसे चिंताजनक है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने कई बार गाइडलाइंस निकाली है कि बिल्कुल स्टॉप करें ये जो प्रैक्टिस है कि हेल्दी एनिमल को एंटीबायोटिक देना। बिल्कुल, एग्रीकल्चर, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में से लाइव स्टॉक में ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में जो मिसयूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, प्रमोटर यही है, बहुत बड़ा ये इशू है। इस पे भी सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा सारगर्भित रही, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर संजय राय सर, वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गौतम बंसाली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।